नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। चार धाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु आए हैं। अभी तक 41 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चार धाम के दर्शन किए हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार तीर्थयात्रियों को हर संभव सुविधा मुहैया करा रही है। तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य पर भी विशेष फोकस किया गया है। यात्रा मार्ग पर पेयजल की पर्याप्त सुविधा और यात्रियों के ठहरने और खाने पीने को लेकर भी बेहतरीन प्रबंध किए गए हैं। सभी धामों में तीर्थयात्रियों को दर्शन करने में किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं हो रही है। राज्य के सीएम धामी ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी प्राथमिकता है कि चार धाम यात्रा बहुत व्यवस्थित तरीके से चले ताकि आने वाले लोग अच्छा संदेश और अच्छा अनुभव लेकर जाएं। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट बीजेपी के चमोली जिला अध्यक्ष रमेश मैखुरी के ऊपर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम से पैसे की बात जग जाहिर होने को कहा है कि प्रदेश सरकार का प्रत्येक मंत्री एवं उसके कार्यकर्ता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आए दिन उनके मंत्री अधिकारी पार्टी के कार्यकर्ता भ्रष्टाचार में आपराधिक मामलों में आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। और अब जिस तरीके से चमोली के भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश मैखुरी पर आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश सरकार किस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है एवं प्रदेश सरकार एवं उनके कार्यकर्ता किस तरह से प्रदेश के युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सिर सत्ता का अहंकार चढ़ा हुआ है, प्रचंड बहुमत का नशा चढ़ा हुआ है और अब अभी तक तो मंत्रियों के नाम ही भ्रष्टाचार में आ रहे थे, तमाम जो है अधिकारियों के नाम भ्रष्टाचार में आ रहे थे। भाजपा संगठन के लोग भी जो है भ्रष्टाचार में जिस तरीके से लिप्त पाए जा रहे हैं और पेपर लीक प्रकरण में जिस तरीके से भाजपा से जुड़े लोगों का नाम सामने आया था, उसके बाद भी भाजपा संगठन ने कोई सबक नहीं सीखा और अब जिस तरीके से चमोली में ये आरोप लगे हैं तो निश्चित तौर पर ये आरोप बहुत गंभीर है और चिंताजनक है और निश्चित तौर पर ये सिलसिला रुकना चाहिए। और सत्ता के दम पर जो ये भ्रष्टाचार चल रहा है, निश्चित तौर पर ये प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है और मासूम और बेरोजगार नौजवान इसका शिकार हो रहे हैं। और सत्ता को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि चाहे कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के प्रकरणों में लिप्त हो तो निश्चित तौर पर उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए भी जो है ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। लंबे समय से केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सियासी मंथन चल रहा था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया है। केदारनाथ उपचुनाव 20 नवंबर को होना है और 23 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा निकाली गई केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा को पार्टी भले ही राजनीति से अलग बताती हो, लेकिन यह यात्रा राजनीतिक ही थी, जिसे खुद कांग्रेस की प्रवक्ता ने स्वीकार किया है और कहा है कि उनकी तैयारियां लंबे समय से चल रही थी। कांग्रेस ने चुनाव में जीत का भी दावा किया है। वहीं चुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी भी हरकत में आ गई है। बीजेपी प्रवक्ता के मुताबिक पार्टी एवं संगठन दोनों ही चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। चुनाव की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है और तमाम सभी कार्यकर्ता आज केदारनाथ की सीट पर लगा है। तमाम हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है और बाकी और चीज़ें, हमारा संगठन वहाँ काम कर रहा है, बूथ कमेटियाँ हमारी वहाँ तैयार है। तो केदारनाथ सीट को जीतने के लिए तमाम पूरी जो संगठन की तरफ से जो कार्य किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर और माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में वहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं और सरकार भी वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम करे और केदार घाटी को एक ऐतिहासिक और भी निर्णायक मोड़ पर लाने का काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर जीत सुनिश्चित होगी। हमें इस घड़ी का इंतज़ार था। वो केदारनाथ उपचुनाव की तिथियों की घोषणा हो चुकी है और हमारी तैयारी केदारनाथ के संबंध में माननीय नेतृत्व में निकाली गई और अभूतपूर्व स्नेह और आशीर्वाद हमें स्थानीय जनता का उसमें प्राप्त हुआ। हमने वहाँ का माहौल देखा, माहौल कांग्रेस के अनुकूल था और अभी भी है। और अब जो ऑब्जर्वर हमारे पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, बहुत ही अनुभवी चेहरे हैं, ऊर्जावान और युवा चेहरे हैं। माननीय जी भी तैयार हो चुकी है, व्यक्तिगत मीटिंग प्रभारी जी के साथ हो चुकी है और जूम मीटिंग भी केदारनाथ उपचुनाव के मद्देनजर हो चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी का हश्र ये हो गया है बद्रीनाथ और मंगलौर हारने के बाद
उत्तराखंड की टूटी सड़कों को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा महाराज सोनी ने कहा, अब तो लोग गड्ढे में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाने लगे हैं। क्या यही है अच्छे दिन? क्या यही है प्रचंड बहुमत की सरकार? मुख्यमंत्री के आदेशों को जलेबी की तरह सचिवालय और विधानसभा में घुमाया जा रहा है। मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं क्योंकि सरकार अपने कौल पर खरी नहीं उतर पाई है। आपको बता दें कि सरकार कई बार सड़कों के गड्ढों को भरने की डेडलाइन दे चुकी है, लेकिन वो कभी पूरी नहीं हुई। आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री ने 15 अक्टूबर तक किसी भी हाल में सड़क निर्माण को लेकर अधिकारियों को चेतावनी दी थी। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी भी हाँ में हाँ मिलाती दिख रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता के मुताबिक अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो उन अधिकारियों को फिर अल्टीमेटम दिया जाएगा। देखिए, अब तो लोग जो है झंडे लगाने लग गए गड्ढे में भारतीय जनता पार्टी के कि क्या यही है अच्छे दिन? क्या यही है प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार? जो गड्ढे में सड़कें हैं या सड़कों में गड्ढे, यही समझ में नहीं आ रहा है। और मुख्यमंत्री जी की कही हुई बात तो ब्रह्म वाक्य होनी चाहिए, उसके बाद तो कोई इफ एंड बट की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री के आदेशों को जलेबी की तरह सचिवालय और विधानसभा में घुमाया जा रहा है और एक कान से सुनकर दूसरे कान से अधिकारी निकाल दे रहे हैं। जब मुख्यमंत्री की घोषणाओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है तो फिर मंत्रियों की तो क्या बात करें। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश जो हैं वो सख्ती से अधिकारियों को दिए गए थे कि 15 अक्टूबर तक जो है तमाम सड़कें जो हमारी निर्माणाधीन हैं उनका काम जो है वो संपूर्ण हो जाना चाहिए। लेकिन कहीं जगह पे अभी तक कार्य का शुभारंभ नहीं किया गया है, तो उस दिशा में भी हम लोग अभी जांच में जो भी आएगा सभी अधिकारियों को दोबारा से बोल दिया गया है और एक अल्टीमेटम देके हम समयबद्ध तरीके से सभी कार्यों को सुनिश्चित कर रहे हैं। जहां जहां कार्य हो चुके हैं वहां उसकी भी रिपोर्ट सबमिट होनी है। और जहां उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में महिला कांग्रेस की नेताओं की ओर से व्यापक स्तर पर प्रचार करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अभी तक पार्टी में कोई ऐसी महिला दावेदार सामने नहीं आई है जो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से जिसे प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा जाएगा उसके पक्ष में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता घर घर जाकर चुनाव प्रचार करेगी। उन्होंने कहा कि जैसे ही चुनाव की तिथि का ऐलान होगा उसके बाद से ही उनके साथ तमाम पदाधिकारी और महिला कार्यकर्ता केदारनाथ क्षेत्र में जाकर घर घर प्रचार प्रसार करेंगे। देखिए, महिला कांग्रेस की जो टीम है, जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर होगा हम सब लोग, मैं और मेरी पूरी टीम, पूरे महीने जब तक कि इलेक्शन होगा उस दिन तक हम लोग वहां पे घर घर जाएंगे, बूथ पे जाएंगे, महिलाओं से मिलेंगे और जो महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे इस प्रदेश में, जैसे महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, इन मुद्दों को लेकर केदारनाथ का उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद देहरादून मीडिया सेंटर में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 20 नवंबर को केदारनाथ में मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर को मतगणना होगी। मतगणना के लिए कुल 173 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि केदारनाथ विधानसभा में कुल 90,540 मतदाता हैं। इसमें 44,765 पुरुष जबकि 45,775 महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नब्बे 90,540 कुल मतदाता हैं इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। इसमें से 44,765 पुरुष मतदाता हैं, 45,775 महिला मतदाता हैं। 44,765 पुरुष मतदाता, 45,775 महिला मतदाता होंगे। बूथ संख्या जो है वो 173 पोलिंग स्टेशन पूरी विधानसभा में तैयार किया जाएगा और 166 पोलिंग स्टेशंस की जो पोलिंग पार्टियां होंगी एक दिन पहले रवाना होंगी और बचे हुए 7 पोलिंग पार्टी के पोलिंग स्टेशंस की पोलिंग पार्टियां 2 दिन पहले रवाना की जाएंगी। दिव्यांग मतदाताओं की जो संख्या है वो 1092 है, 1092, और जो 85 ईयर से अधिक मतदाताओं की संख्या है वो 641 है। सर्विस वोटर की जो संख्या होगी। फायर सीजन के दौरान उत्तराखंड में हुई भीषण वनाग्नि का दौर दोबारा देखने को न मिले, इसके लिए वन विभाग ने वनाग्नि के मुख्य कारणों से एक चीड़ पिरूल को जमा करना शुरू कर दिया है। इस बात को लेकर वन विभाग के हाउस डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा कि हमारी 5 यूनिट चीड़ पिरूल को इकट्ठा करने में कार्यरत है और हमारा प्रयास है कि यह संख्या बढ़े ताकि प्रदूषण पर
नियंत्रण भी हो। साथ ही उन्होंने कहा कि हम वनाग्नि की सूचना के लिए मोबाइल ऐप बना रहे हैं, जिसकी टेस्टिंग अक्टूबर के अंत तक शुरू की जाएगी। देखिए, हमारी कोशिश ये है कि ऑलरेडी हमारी 5 यूनिट्स चीड़ की फंक्शनल हैं। इस संख्या को और बढ़ाने के लिए हम कदम उठा रहे हैं कि और भी इस तरह के यूनिट्स लगें जिसमें चीड़ को कंज्यूम किया जा सके और प्रदूषण को भी कम किया जा सके इसके माध्यम से, इसके ब्रिकेट्स बना के। और बाकी जो है हम पूरे स्टेट के लिए ऐप बेस्ड मैनेजमेंट करने जा रहे हैं फॉरेस्ट फायर का। उसकी हमने तैयारियां कर ली हैं और उसका टेस्ट फेज हम इसी महीने के अंत में शुरू कर देंगे। तो उससे भी क्या है कि हमारा एक मॉडर्न प्रबंधन हो पाएगा और बेहतर प्रबंधन हो पाएगा फॉरेस्ट फायर का। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट चौक पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बस ब्रेक फेल होने से बेकाबू हो गई। घटना में घाट चौक पर अवैध रूप से सवारी भरने के लिए खड़े 3 मैक्स वाहनों को बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तीनों मैक्स वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वाहनों के बाहर खड़े चालकों ने किसी तरह दूर होकर अपनी जान बचाई। गनीमत यह रही कि वाहनों में कोई सवारी बैठी नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना के दौरान बस में करीब 1 दर्जन सवारी बैठी हुई थी, जो सभी सुरक्षित हैं। घटना के बाद मैक्स वाहनों के चालकों ने बस के ड्राइवर को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा पूर्व में विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाली फर्जी कंसल्टेंसी एजेंसियों के विरुद्ध अभियान, आपको बता दें कि अभियोग पंजीकृत कराते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराए गए फर्जी एजेंसियों के विरुद्ध दून पुलिस द्वारा की जा रही सख्त कार्रवाई की जानकारी प्राप्त होने पर 5 अन्य पीड़ितों व उनके परिजनों द्वारा प्राइड गोल्ड ग्लोबल एजुकेशन नाम की फर्म द्वारा विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर उनके साथ लाखों रुपए की ठगी करने के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने, आपको बता दें कि देहरादून से मुलाकात कर अपने शिकायती प्रार्थना पत्र दिए गए थे। देखिए, जिस तरह से विदेश भेजने के नाम पर बहुत सारी एजेंसीज यहाँ पर खुल जाती हैं और खासकर मैंने देखा है जो पहाड़ के युवा हैं वो बहुत ज़्यादा जो नौकरी करने के लिए बाहर के लिए अप्लाई करते हैं और बड़ी मुश्किल से जो है वो अपने डॉक्यूमेंटेशन को तैयार कराते हैं, जिसमें काफ़ी पैसा भी लगता है। विगत दिनों देखा गया कुछ ऐसी एजेंसीज थी जिन्होंने बाहर विदेश तो भेज दिया, लेकिन फेक लेटर्स उनको ज्वाइनिंग के बनाया, जिसके बाद वो युवा जो है वहाँ फंस गए, बड़ी मुश्किल से वो वापस आए। तो ऐसे ही मुकदमे दर्ज किए गए। तभी हाल फिलहाल में फिर देखा गया कि एजेंसी द्वारा जो है करीब 4 लोग की ठगी की शिकायत आई थी, जो युवा पहाड़ों से आकर यहाँ पर जॉब के चक्कर में विदेश जाना चाहते हैं। उनको फेक लेटर्स देकर या उनसे पैसे लेने के बाद उनको सही डॉक्यूमेंट नहीं दिया, उनका वीज़ा नहीं बने और उन चारों की शिकायतों पर जांच कराई गई। जांच के बाद थाना डालने वाला पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए गए। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ विधानसभा स्थित सभागार में बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि इसके संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि किन्हीं कारणों से इसमें रुकावटें चल रही थी, लेकिन आंकड़े प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया कि बीएलसी के माध्यम से 36 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है, जिसमें करीब 25,972 स्वीकृति आवास से लगभग 12,144 आवास पूर्ण हो चुके हैं और लगभग 11,962 आवास वर्तमान में निर्माणाधीन हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा लक्ष्य हर गरीब को छत देना और समय पर उसको लाभ पहुंचाना है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के जो मेरे उत्तराखंड में काम चल रहा था उसके बारे में हम लोगों ने आज बातचीत की है। और आप जानते हैं कि हमारी जो योजना बहुत पहले से स्वीकृत थी, लेकिन किन्हीं कारणों से हम उसको शुरू नहीं कर पाए थे और मार्च 2022 के बाद वो काम भी शुरू हुआ और आज वो प्रगति पे है। हमारे यहाँ जो बीएलसी योजना है जिसमें 36 परियोजना हमारी चल रही थी और उसमें कुल हमारे स्वीकृत आवास थे 25,972, जिसमें 12,144 पूरे हो गए और 11,962 अभी प्रगति पे है। ऐसी AHP जिसकी 20 परियोजना हमारे यहाँ इस टाइम संचालित है। आप ये कह सकते हैं इसमें कि 15,960
इसमें आवास स्वीकृत हुए थे, जिसमें 14,248 कुल मिला के हम लोग दिसंबर 2024 तक जितने काम प्रगति पे हैं या जो काम हमारे यहाँ भी थोड़ा धीरे भी चल रहे हैं, उनको हम 2024 दिसंबर तक पूरा करें। क्योंकि हमें जो मकसद है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि हर गरीब को उसकी छत मिले, तो उसका आखिर लाभ हमारे उस लाभार्थी को मिलना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये काम बहुत लेट हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ, लेकिन आज मैं इस बात को लेके संतुष्ट हूँ कि मेरे यहाँ मार्च 2022 के बाद, यानी मेरी सरकार उत्तराखंड में चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथियों की घोषणा हो चुकी है। देश से ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालुओं का लगातार 4 धामों में दर्शन करने का सिलसिला जारी है। अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों धामों में दर्शन किए हैं। बद्री केदारनाथ समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि विगत एक सप्ताह से यात्रा तेजी के साथ बढ़ी है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मानसून अधिक होने की वजह से कई बार यात्रा बाधित हुई, लेकिन अब चारों धामों की यात्रा दुरुस्त हो गई है और भारी तादाद में श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 धाम यात्रा की मॉनिटरिंग करके आपको बता दें काम कर रहे हैं और प्रदेश सरकार के स्तर और बद्री केदार समिति की ओर से श्रद्धालुओं की यात्रा सरल और सुगम हो सके, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। क्या बताई जा रही है कि अभी कितने आप श्रद्धालु हैं? देखिए, विगत एक सप्ताह से जो हमारी यात्रा है बहुत तेजी के साथ में बढ़ी है और धामों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री आ रहे हैं। आप जानते हैं कि इस वर्ष मानसून के सीजन में काफी वर्षा हुई थी। वर्षा के कारण से मार्ग बाधित हुए थे, खास करके जैसे केदारनाथ धाम का जो पैदल मार्ग है वो भी कई स्थानों पर बाधित हो चुका था। लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से बहुत तेजी के साथ में जो राहत और पुनर्वास के पुनर्स्थापना के कार्य संचालित किए गए, उसके कारण व्यवस्थाएं जो थी वो सुचारू कर दी गई थी। और वर्तमान में जिस गति से श्रद्धालुओं की संख्या, यात्रियों की संख्या हमारे धामों में पहुंच रही है, उससे लगता है कि बड़ी संख्या में कपाट बंद होने तक बड़ी संख्या में इस वर्ष भी श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में पहुंचेंगे। प्रदेश सरकार के स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से निरंतर जो यात्रा व्यवस्था है उनकी निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है और जो संबंधित विभाग और एजेंसियां यात्रा व्यवस्था से जुड़ी हुई वो भी निरंतर अपने जो उन कार्य है उन कार्यों को संपादित कर रहे हैं। किसी प्रकार जो भी यात्री श्रद्धालु हमारे धामों में आ रहे हैं उनकी यात्रा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देशों पर लंबे समय से बीमार चल रहे और किसी बड़े कारण से स्कूलों में अनुपस्थित चल रहे शिक्षकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर शिक्षा विभाग ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है, जिसमें शिक्षकों की समीक्षा की जाएगी। इस बात को लेकर उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा के निदेशक लीलाधर व्यास ने कहा कि इसके लिए सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारी और मंडलीय अपर निदेशकों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी में 50 वर्ष से अधिक उम्र के शिक्षक और कर्मियों के सेवा के अभिलेख देखे जा रहे हैं और उनकी कार्यक्षमता का आकलन किया जा रहा है, जिसके आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति को अंतिम रूप दिया जाएगा। उच्च स्तर से जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुपालन में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारी, सभी जो हमारे मंडलीय अपर निदेशक हैं, उनको निर्देश पत्र भेजे जा चुके हैं कार्रवाई के लिए। और मंडल स्तर पर, चूँकि मंडल स्तर पर एलटी के नियुक्ति प्राधिकारी मंडलीय अपर निदेशक होते हैं और मुख्यालय स्तर पर प्रवक्ता के जो नियुक्ति प्राधिकारी हैं वो अपर निदेशक मुख्यालय निदेशालय हैं, तो उनके स्तर से ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें स्क्रीनिंग कमेटी का गठन हो चुका है और वो 50 वर्ष से ऊपर के जो कार्मिक हैं उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, उनकी सेवा अभिलेख देखे जा रहे हैं, उनकी कार्य क्षमता को देखा जा रहा है, उसका आकलन किया जा रहा है और उसके आधार पर जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो निर्णय लेगी और उसी आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति को अंतिम रूप दिया जाएगा और ये कार्य इसमें गतिमान। कांग्रेस जहां एक और भाजपा पर केदारनाथ की उपेक्षा का आरोप लगा रही है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति की है और 58 साल देश को सांप्रदायिक रूप में बांटा है।
राउत ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को हमेशा से ही अपने वोट बैंक की चिंता रही है और इसीलिए कांग्रेस ने देश के गरीब वर्ग को कभी पढ़ने नहीं दिया, जिससे आज हमारा देश पिछड़ा हुआ है। उनका कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने जिस गति से प्रगति की है उसका कायल आज पूरा विश्व है। ऐसा ये बात वो बोल रही है जिन्होंने ने अब तक ये काम किए हैं, तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। कांग्रेस ने किया क्या इतने सालों में? 57-58 साल क्या किया उन्होंने? समाज को तोड़ा, समाज को बांटने का काम किया, देश के टुकड़े कराने का काम किया और आम गरीब को उठने नहीं दिया, क्योंकि जिस दिन पढ़ लिख जाएगा तो मेरे वोट से चला जाएगा। केवल वोट बैंक की केवल चिंता, उसको और सत्ता, दो चीजें कांग्रेस ने किया इस देश के अंदर, इसलिए इतना पछड़ गया। आज मोदी जी को हम आगे बढ़ रहे हैं तेजी से पूरा देश, और जिसका कायल आज देश नहीं तो दुनिया आज उसकी चर्चा करती है। तो ये तो उन लोगों ने किया तुष्टीकरण की बात, जो भी करते हैं उन्होंने किया ही है ना, समाज को तोड़ने का काम, बांटने का काम, जाति में वर्गों में, यही तो करते रहे, यही तो आज दिन तक किया ना बाजी। इसके अलावा और कुछ किया क्या? विकास किया क्या? हाँ, अपना विकास जरूर नेताओं ने किया, कांग्रेस के नेताओं ने। सत्ता में आ गए तब तो चुनाव में बढ़िया बढ़िया, और उसके बाद जब बैठ गए तो अपना मौज मस्ती करो। ये किया ना कांग्रेस ने, बोल क्या किया? यही तो देश को लूटने का काम किया ये सब। हरिद्वार को शिक्षा का हब बनाने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सांसद निधि को शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। इस बात पर हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार क्षेत्र के स्कूलों की शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ाया जाए, यह मेरी प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास सांसद निधि का जो भी पैसा है उसका कैसे सदुपयोग किया जाए और वो जनता को दिखे, यह हमारी कोशिश है। ऐसा है कि 5 सालों में लगभग 25 करोड़ रुपए हमको सांसद निधि मिलेगी और उसमें से 90 लाख रुपए तो जीएसटी चला जाता है पर ईयर, तो लगभग 20-22 करोड़ रुपया हमारे पास रहेगा। तो मेरी जो प्राथमिकता है वो शिक्षा है कि हम जो हमारे स्कूल हैं उन स्कूलों की जो शिक्षा है उसका स्तर हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और जो पैसा हमारे पास है कैसे हम मैक्सिमम उसका सदुपयोग कर सकें, जो जनता को दिखे, जनता महसूस करे कि हाँ सांसद निधि से ये पैसा इन कार्यों में लगा है, पूरी पारदर्शिता उसमें दिखना चाहिए। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनवी न्यूज। नमस्कार।